हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। फ्रेंड्स, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले जो कि सभी टेट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, करना आपको बस ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बता दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जितने भी स्टडी मटीरियल ग्रुप्स हैं उसमें इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आज की इस क्लास को स्टार्ट कर सके। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत जो है वो अन्य गैसों की तुलना में अधिक पाया जाता है। तो सबसे पहले हम वायुमंडल समझते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ का जो हमारा बाहरी जो आवरण है इसको हम वायुमंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है इसको वायुमंडल कहा जाता है। और इसमें पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना, जो नाइट्रोजन गैस है इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस की अगर बात करते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस है आप सभी लोग जानते होंगे ये 78% पाई जाती है। 78% जो है ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस है ये O2 है और ये 21% पाई जाती है। अगर आर्गन गैस की बात करते हैं तो आर्गन गैस जो है वो 0.93% पाई जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो ये 0.03% पाई जाती है। याद रखना, ये मैंने आप सभी लोगों को बता दिया वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वो कितने परसेंट पाई जाती है, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। पहला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद कर लीजिए। यहां से आप सभी लोगों को 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत जो है वो अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है। देखिए यहां पर पूछा गया था सबसे अधिक किसका है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का। अगर सबसे कम की बात करता है तो आप सभी लोगों को याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा कि देखिए मैंने पहले बता दिया था, इसका पहला क्वेश्चन जो था उसमें बता दिया था कि नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज्यादा 78% पाई जाती है और सबसे कम जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती है। यहां से आप सभी लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। साथ में बता दें अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में पूछ लेना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस स्तर में होते हैं, यानी किस स्तर में पाए जाते हैं कि होते हैं। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन जो कि हैं ये वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल में है वहां पर होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं, याद रखना है। और क्षोभ मंडल को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको परिवर्तनीय मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय मंडल के नाम से जानते हैं, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परिवर्तनीय मंडल के नाम से जानते हैं। और जो जितने भी मौसम संबंधी जैसे कि गोला, तूफान, मौसम जितने भी संबंधी कार्यक्रम होते हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। जलवायु से संबंधित सभी चीजें परिवर्तन जो होते हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। अगर क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो इसकी पृथ्वी से, अगर इसके रेंज की बात करते हैं तो इसकी पृथ्वी से 0 से 18 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है, ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से बता दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी लोगों का इस चैनल पर जो कि ऑनलाइन स्टडी विद डीके चैनल है इस पर सभी टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। क्वेश्चन पूछा गया हमारा, पृथ्वी की वायुमंडल की जो परत होती है इसके किस परत में ओजोन की परत होती है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है समताप मंडल जो है वहां पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल की बात आई है तो इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। ओजोन की बात आई है तो याद रखना है जो ओजोन है ये O2+ यानी ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना है। ओजोन की बात आई है तो इसको डाप्सन इकाई में मापते हैं, याद रखना है। ओजोन दिवस की बात करते हैं तो ये हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। समताप मंडल की बात आई है तो इसको याद रखना है 0 से 32 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, 0 से 32 किलोमीटर रेंज है। देखिए क्षोभ मंडल की रेंज मैंने बता दिया 0 से 18 किलोमीटर। समताप मंडल की जो रेंज है वो 0 से 32 किलोमीटर है। ओजोन दिवस की बात आई है 16 सितंबर। ओजोन को डाप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन जो है ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ओजोन जो है ये कब विघटित हो जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये विघटित हो जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है ये सब कहां पर
पाई जाती है? देखिए ज्वालामुखी की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ज्वालामुखी आप सभी लोग जानते होंगे जो पृथ्वी की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ताप दाप और इससे जो परिवर्तन होते हैं उससे जो लावा निकलता है वो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलता है, जब पृथ्वी फट जाती है उसको ज्वालामुखी कह सकते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार की अगर बात करते हैं तो ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के। एक आपका होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसिद्ध ज्वालामुखी और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। पहला है सक्रिय, दूसरा प्रसिद्ध, तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पाई जाती हैं? तो प्रशांत महासागर में सामान्यतः जो होती हैं ये ज्वालामुखी पर्वतमाला पाई जाती है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बने चट्टान किसके उदाहरण हैं? देखिए चट्टान की बात आई है तो आप सभी लोगों को याद रखना, जो चट्टानें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो चट्टान होती है उनको अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है, अग्नेय चट्टान के नाम से। दूसरी जो चट्टानें होती हैं ये अवसादी चट्टानें होती हैं, दूसरी जो चट्टानें होती हैं ये अवसादी चट्टानें होती हैं। तीसरी प्रकार की जो हमारी चट्टानें होती हैं उनको रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है, रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। देखिए जो अग्नेय चट्टानें होती हैं ये आग से, यानी जो लावा निकलता है, लावा गर्म होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ज्वालामुखी से जो निकला पिघला लावा होता है ये गर्म होता है, तो जो लावे से बनती है यानी जो आग से बनती है उनको अग्नेय चट्टानों की कैटेगरी में रखा गया। तो इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, अग्नेय चट्टानें, ठीक है। देखिए अगर अवसादी की बात करते हैं ये सभी अवसाद जो होता है, मल होता है, उससे अवसादी चट्टानें बनती हैं, याद रखना है। आप सभी लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहते हैं? देखिए एक ऐसा ज्वालामुखी पूछा गया है जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहता है? जैसा कि मैंने बता दिया ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे की अगर बात करते हैं तो प्रशुद्ध ज्वालामुखी, ठीक है, प्रशुद्ध, इसको प्रक्षुब्ध के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा होता है मृत ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है ऐसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा लावा बाहर निकलता रहता है। देखिए ये पृथ्वी है, इसकी जो ताप दाप की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, परिवर्तन होते हैं, वहां से इसमें लावा निकलता रहता है। अगर लावा लगातार निकल रहा है तो उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। प्रशुद्ध ज्वालामुखी उसको कहते हैं जिसे लावा जो है ये कभी कभी निकलता है और कभी कभी बंद हो जाता है, तो इसको हम प्रशुद्ध या प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कह सकते हैं। मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं यानी एक बार ज्वाला निकल चुका उसके बाद ये पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं होती, ऐसे ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? तो मृत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से इसको जानते हैं। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदाबहार पेड़ नहीं है? क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सदाबहार पेड़ नहीं है। तो देखिए आप सब लोग जानते हो कि जो नीम है ये हमारा सदाबहार पेड़ है, ठीक है। जो इमली है ये हमारा सदाबहार पेड़ नहीं है। आप सभी लोगों को याद रखना है जो सदाबहार जो पेड़ होते हैं ये सामान्यतः भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा जो कि जिसको हम विश्वत रेखा के नाम से जानते हैं, विश्वत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, याद रखना 0 डिग्री है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 200 से 600 सेंटीमीटर के बीच होती है, 200 से 600 सेंटीमीटर के बीच होती है। और यहीं पर हमारे जो सदाबहार वन होते हैं ये पाए जाते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो नहीं की बात कर रहा है, तो जो इमली है ये सदाबहार पेड़ नहीं है, बबूल जो है ये सदाबहार पेड़ है, सहतूत जो है ये हमारा सदाबहार पेड़ है। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। अगर यहाँ पर वर्षा की बात करते हैं तो सामान्यतः जो यहाँ वर्षा होती है वह दोपहर 1 बजे से साय 5 बजे तक होती है, ठीक है। 1 बजे से दोपहर 1 बजे से साय 5 बजे तक यहाँ पर वर्षा होती है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि जो जैव विविधता होती है जिसको बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो आप सभी लोगों को रखना है 0 अंश पर यानी भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा पर पाई जाती है सबसे ज्यादा जैव विविधता। अगर जैव विविधता की बात आई है तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है। वो क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि जैव विविधता दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को फ्रेंड्स बताना है जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट बताना है। फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो आप सभी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिए। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले बता देते हैं जो जैव विविधता दिवस जो होता है ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। मेरा क्वेश्चन नंबर मैं लास्ट पे सीधे पहुंच गया हूं। क्वेश्चन नंबर मैं 9 करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात आई है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहां गया?
यस, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कटीली जो झाड़ियां होती है वो कहां पर पाई जाती हैं? कटीली जो झाड़ियां होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? तो आप सभी लोगों को याद रखते हैं, राजस्थान का जो इलाका है वहां पर पाई जाती हैं। अगर कटीली झाड़ियों की बात करते हैं तो ये गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कटीली जो झाड़ियां होती हैं इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कटीली झाड़ियां जो होती हैं इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी जाहिर सी बात है वहां पर गर्मी अवश्य पड़ रही होगी। जैसे राजस्थान का इलाका है वहां पर गर्मी भी है और शुष्क मरुस्थल भी है, वहीं पर कम पानी होगा और वहीं पर कटीली झाड़ियां आप सभी लोगों को देखने को मिलती है। यहां से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कटीली जो झाड़ियां होती है वो कहां पर पाई जाती है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है गर्म और शुष्क मरुस्थलीय स्थल में पाई जाती हैं। और यहां से एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में किस प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं? तो वहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्न में से भारत का कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? लिखा है क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं, देखिए मैं भारत का नक्शा आप सभी लोगों को सामने, मैं भारत का नक्शा मैं ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ। ये हमारा भारत का नक्शा बना, ठीक है, इसको हम भारत का नक्शा मान सकते हैं। ये भारत का नक्शा है, ये जो पश्चिमी वाला इलाका है, ठीक है, ये जो पश्चिमी इलाका है, ये पश्चिमी इलाका, ये पूर्वी घाट हमारा, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात करते हैं तो 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बता दिया था वहां पर 200 से 600 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है और सामान्यतः 1 बजे से 5 बजे के बीच वहां पर वर्षा होती है और वहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ भारत का कौन सा हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, आप सभी लोगों को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है, भारत का जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, कि जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर घने वनों की मतलब घने प्रतिशत के आधार पर वहां पर वनों को रखा गया है? तो अगर प्रतिशत के आधार की बात करते हैं तो मिजोरम जो है वहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, मिजोरम जो है वहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक वनों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, अगर घने वनों की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में, घने वनों की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश में, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो मिजोरम, इसको फ्रेंड्स याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को सामान्यतः पूछा जाता है कि जो बाघों का राज्य होता है वो किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश जो है इसको बाघों का राज्य भी कहा जा सकता है। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि सफेद बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में रीवा को सफेद बाघों का राज्य कहा जाता है। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। यहां से आप सभी लोगों को इतने क्वेश्चन बन गए। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है? सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन का क्षेत्र जो पाया जाता है वो आप सभी लोगों को याद रखना है। ये देखिए, ये हमारा जो भारत का नक्शा है, ये हमारा जो भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। याद रखना है, जो भारत का जो पानी से सटा हुआ इलाका है, इस यहाँ पर तटीय जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे, देखिए राजस्थान जो है ये हमारा तटीय इलाका नहीं, क्योंकि राजस्थान यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ये भी हमारा तटीय इलाका नहीं होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। सिक्किम भी हमारा तटीय इलाका नहीं होगा। जो पश्चिम बंगाल है ये यहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल हमारा तटीय इलाका। तो जैसा कि मैंने बता दिया था, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या तटीय इलाकों में जो पानी से सटा हुआ इलाका होता है वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? यानी इसमें से कौन सी चीज है जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है ये कभी भी इन्वायरमेंट को दूषित नहीं करता। देखिए हरित गृह प्रभाव आप सभी लोग जानते होंगे, ये पर्यावरण को दूषित करता है, तो ये हो नहीं सकता। पृथ्वी का जो कार्बन चक्र है
ये एनवायरमेंट पर ही डिपेंड करता है, तो हरित ग्रह प्रभाव जो होगा ये आंसर नहीं हो सकता। बहुत एक और यानी पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं हो सकता, नन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो प्रकाश संश्लेषण होगा। जो प्रकाश संश्लेषण है ये कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। यहां से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण है ये कभी भी एनवायरमेंट को दूषित नहीं करता। इसको आप जबान पे एकदम रट लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है? तो सूर्य के प्रकाश की यानी सूर्य की किरणों के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों द्वारा की जाती है। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ हरे पेड़ पौधों की बात है तो एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से मैं करता हूं कि हरे पेड़ पौधों में जो पत्तियां का जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? तो क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो क्लोरोफिल होगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात आई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूएनईपी के नाम से जानते हैं यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो याद रखना है 1972 ईस्वी में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो याद रखना है केनिया के नेरेवी में, ठीक है, केनिया के नेरेवी में इसका मुख्यालय। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, यूएनईपी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, यहां से एक क्वेश्चन बनता है यूएनडीपी। यूएनडीपी और यूएनईपी में फर्क बस इतना है कि यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो यूएसए में स्थित है। अगर यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय केनिया के नेरेवे में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1972 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात आई है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो विश्व के अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं तो एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन एक और बन सकता है आप सभी लोगों का कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अगर भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं तो गरसोप्पा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। गोरसप्पा जलप्रपात को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है जोग जलप्रपात, याद रखना है। जोग जलप्रपात जो है गोरसप्पा जलप्रपात को कहा जाता है और गोरसप्पा जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है, यानी गिर शेर परियोजना यह कहां पर है? तो गिर शेर परियोजना जो है ये गुजरात में है। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। गुजरात की बात आई है तो यहाँ पर जो गिर शेर परियोजना है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों को याद रखना है। गुजरात जो है यहाँ पर गिर शेर परियोजना स्थित है और यह गिर शेरों यानी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की बात आई है तो याद रखना है कपड़ा उद्योग के लिए गुजरात विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात आई है, WWF से क्या आशय है, यानी WWF से हमारा क्या आशय है? तो WWF की बात आई है तो याद रखना है वर्ल्ड वाइड लाइफ, ठीक, वर्ल्ड लाइफ एंड फंड इसकी फुल फॉर्म है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के प्रतीक की बात करते हैं तो इसका जो प्रतीक है वो पांडा है। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप सभी लोगों को बन सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 हमारा है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है एक का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? मोहिनी नट्यम की बात आई है तो याद रखना है इसका विकास जो हुआ था वो केरल राज्य से हुआ है। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो यह तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है। अब मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो यह केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात आई है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जो कुचिपुड़ी है ये याद रखना है ये आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है, यानी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, याद रखना। आंध्र प्रदेश की बात आई है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कब अलग हुए थे? तो सन 2014 में अलग हुए थे। और ये भाषा के आधार पर भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जो कि भाषा के आधार पर अलग हुए थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सन 2014 में अलग हुए थे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आप लोगों के लिए करता हूँ। आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है इन
के चीफ मिनिस्टर को आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात आई है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अव्यवस्थित है। यहां से देखिए आपका एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही बन गया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसे जागृत ज्वालामुखी का नाम बताइए जो कि एंडीज में स्थित है। तो एक ऐसा ज्वालामुखी जो कि जागृत है उसका नाम हो सकता है कोटोपैक्सी, याद रखना है। अगर स्थिति की बात करते हैं तो एंडीज में स्थित है, याद रखना एंडीज में कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी स्थित है। ज्वालामुखी जैसा कि मैंने बता दिया है, ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रशुद्ध या जिसको प्रशुद्ध के नाम से जानते हैं, मृत। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें लावा लगातार निकलता रहता है। प्रशुद्ध जो होता है इसमें कभी कभी लावा निकलता है, कभी कभी बंद रहता है। मृत जो होता है इसको विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं और एक बार लावा निकलने के बाद इसमें पूर्ण रूप से बंद हो जाता है और कभी भी इसमें लावा निकलने की आशंका हमारी नहीं रहती है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत के किस नाम से, भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, याद रखना बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखना है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23 की बात आई है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? तो याद रखना जो जहांगीर था इसको मुगल शासक का चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। अगर शाहजहां की जहांगीर की बात करते हैं तो ये अकबर का पुत्र था, आप सभी लोग जानते हैं। अगर इसके जन्म की बात करते हैं तो इसका जो जन्म हुआ था वो 1569 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1627 ईस्वी में हुई थी। इस 27 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी रजौरी में, याद रखना है रजौरी में इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जो जल पुरुष कहा जाता है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, याद रखना भारत का जो जल पुरुष है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? क्वेश्चन पूछा गया है किस मृदा में जल धारण क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है? तो हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता पाई जाती है, याद रखना है। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर काली मिट्टी आती है, याद रखना है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत काली मिट्टी आती है और बागवानी का अध्ययन किया जाता है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होते हैं? बागवानी के लिए उर्वरक पूछा गया है तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट उर्वरक जो है ये सबसे ज्यादा उपयोगी उर्वरक माना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो काली मिट्टी है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। रेगुर मिट्टी की बात आई है तो याद रखना है या जलोढ़ मिट्टी के नाम से इसको भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी जो है ये कपास उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन, बहुत ही अच्छी मानी जाती है कपास उत्पादन के लिए। अगर कपास उत्पादन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कपास का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है और इसमें काली मिट्टी जो होती है, रेगुर मिट्टी जो होती है यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी मिट्टी जो है जिसमें सबसे कम उर्वरक की मात्रा मिलानी पड़ती है, तो वो हो जाएगा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, भारतवर्ष में खरीफ की जो फसल होती है इसकी कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो भारतवर्ष में जो खरीफ की फसल होती है ये सितंबर अक्टूबर के महीनों में की जाती है। यहाँ पे डब्ल्यू थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाती है, याद रखना सितंबर और अक्टूबर के महीने में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है भारत में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो हरित क्रांति में जो सर्वाधिक प्रभाव जो देखा गया है वो गेहूं यानी जो खाद्यान्न जो चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका फर्क देखा गया है, गेहूं में सबसे ज्यादा फर्क देखा गया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? लाख आप सभी लोग जानते होंगे, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखना है हमारे बच्चे, झारखंड में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। झारखंड में भारत में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है। झारखंड की बात आई है तो याद रखना है झारखंड की कैपिटल जो है वो है रांची, याद रखना है झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है। झारखंड की स्थापना की बात करते हैं तो 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना 15 नवंबर
2000 को स्थापना की गई थी। अगर इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो झारखंड में 3.19 करोड़ है जनसंख्या 2012 की जनगणना के हिसाब से, आप सभी लोगों को याद रखना है। साथ में बता देते हैं इसके सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की बात आई है तो याद रखना है हेमंत सोरेन जो है ये प्रेजेंट टाइम पर झारखंड के चीफ मिनिस्टर है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में बता दें चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, इससे आने वाली जो नई वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और एक्सप्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।